हेलो फ्रेंड, जीएस वाणी में आपका स्वागत है। आर ओ की क्लास में आज हम लेके आए हैं जीएस वर्ल्ड की फोर्थ फोर्थ टेस्ट सीरीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए आज की अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? क्योंकि आज की हमारी जो टेस्ट सीरीज है, फोर्थ टेस्ट सीरीज, वो है अर्थव्यवस्था की। तो इसका आंसर है सी। नीट कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है सी, पहला, दूसरा और चौथा। कृषि की प्रधानता, बृहद बेरोजगारी और न्यून प्रति व्यक्ति आय। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? इसका आंसर है सी। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1919 में नरसिम्हा राव सरकार के सत्ता ग्रहण के पश्चात अपनाई गई नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का आरंभ 24 जुलाई 1991 को हुआ। 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति और घोषित हुई। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? का आंसर है डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती है। इसका गठन 2 मई 1951 को किया गया था। वर्तमान में CSO और NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया है। CSO द्वारा समाकलित राष्ट्रीय आय एवं संबंधित तथ्य राष्ट्रीय आय के 3 आयामों पर प्रकाश डालते हैं: घरेलू उत्पाद कारक आय के रूप में इसका वितरण तथा अंतिम उपभोग एवं पूंजी निर्माण के रूप में इसका उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचालक है? इसका आंसर है सी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। परंतु आर्थिक समृद्धि की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही कूट है सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा वर्ष 1887 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक हैं। का सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। समावेशी विकास का आशय समाज के सभी वर्गों तथा संसाधन एवं सुविधाओं सभी वर्गों तक संसाधन एवं सुविधाओं की पहुंच से है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता
परिलक्षित होती है। इसके साथ ही गरीबी को कम किया जाना इसका प्रमुख आयाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? आंसर है इसका डी, बहुफसली योजना। भारत में आजादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था। अतः देश को समृद्ध बनाने हेतु भूमि सुधार को अति आवश्यक माना गया तथा इस हेतु जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण एवं काश्तकारी सुधार के कार्यक्रम अपनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? वह थी 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी एक संविधानित निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करने के साथ साथ समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन करती है एवं राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार अपने सुझाव देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? श्रीमन नारायण ने। वर्ष 1944 में प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा भारत के आर्थिक नियोजन हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना गया। इस योजना में स्वावलंबी गांवों के साथ साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की स्थापना की संकल्पना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। यह योजना प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था। वर्ष 1956 में घोषित औद्योगिक नीति में समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना अवकाश का संबंध किस अवधि से है? इसका आंसर है सी, 1966 से 69। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुई और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई। इस अवधि अर्थात अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 वर्ष कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही। अतः वर्ष 1966 से 69 को ही भारतीय आयोजना के इतिहास में योजना अवकाश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है सी, 2, 3, 4, 1। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। यहाँ देश और उनकी राष्ट्रीय मुद्रा दी गई है। बेहत किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? यह है थाईलैंड की। रिंगरिट मलेशिया, रुपया इंडोनेशिया और वॉन दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। इसका नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही कूट है ए, 1, 2, 3 और 4। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में की गई थी। 1966 से 67 तथा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1971 में दिया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा, जिसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम को वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था। 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग से। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर ऐसे उद्योग हैं जो अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। कोर सेक्टर की श्रेणी में 8 आधारभूत उद्योग शामिल हैं। इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और विद्युत। इन 8 बुनियादी उद्योगों को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
IIP में हिस्सेदारी 40.27% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? इसका आंसर है डी, विदेशी व्यापार का नियमन। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों में शामिल है मौद्रिक नीति का निर्माण, करेंसी का नियमन, साख का नियमन, देश के विदेशी विनिमय कोष की रखवाली आदि। विदेशी व्यापार का नियमन वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत हुई थी। 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले बाजार की कार्रवाइयां समाहित होती हैं साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति में साख नियंत्रण के लिए 2 विधियां अपनाई जाती हैं। पहली परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियां, इसके अंतर्गत बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, खुली बाजार की क्रियाएं, तरलता समायोजन सुविधा, रेपो एवं रिवर्स रेपो दर, परिवर्तन कोष अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात CRR, सांविधिक तरलता अनुपात SLR शामिल है। दूसरा, गुणात्मक साख नियंत्रण, इसमें शामिल है मार्जिन निर्धारण, नैतिक दबाव, साख की राशनिंग, उपभोक्ता उधार का नियमन, साख स्वीकृतिकरण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है आयात महंगे हो जाते हैं एवं निर्यात सस्ते हो जाते हैं। अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देना। जब किसी देश के भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आ जाता है तब उस देश की मुद्रा की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह नीति अपनाई जाती है। इसमें आयात महंगे होते हैं तथा उनमें कमी आती है, जबकि देश में उत्पादित वस्तुएं विदेशों में सस्ती हो जाती हैं और इससे निर्यात में वृद्धि होती है। इस प्रकार व्यापार शेष की स्थिति में सुधार होता है। भारतीय रुपए का अब तक 3 बार अवमूल्यन हुआ। वर्ष 1949, 1966, 1991 में किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता तो उसे कहते हैं सामान्य स्थिति का बेरोजगार। सामान्य स्थिति वर्ष में आधे से अधिक दिनों 183 तक रोजगार न पाने वाले व्यक्ति। चालू साप्ताहिक स्थिति, यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं पाता तो वह चालू साप्ताहिक स्तर का बेरोजगार है। चालू दैनिक स्थिति, यदि किसी व्यक्ति को किसी दिन विशेष में 1 घंटे का भी रोजगार न मिले तो उसे चालू दैनिक स्थिति का बेरोजगार माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? राजा जे चेलैया समिति के अंत। कर आधार को ज्यादा विस्तृत करने के लिए राजा जे चेलैया समिति की संस्तुति पर सेवा कर को वर्ष 1994-95 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया। वर्तमान में सेवा कर का वस्तु एवं सेवा कर GST में विलय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान बैंक की स्थापना का सुझाव निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा दिया गया? का आंसर है डी, नचिकेत मोर समिति। नचिकेत मोर समिति ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए नए बैंकिंग ढांचे के रूप में भुगतान बैंकों की स्थापना की सिफारिश की। इस समिति का गठन सितंबर 2013 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 7 जनवरी 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इन्होंने 11 दिसंबर 2018 को आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे तथा भारतीय मूल के पहले गवर्नर CD देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। यह केवल कृषि संबंधी क्रियाओं हेतु साख सुविधा प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ए, केवल एक। व्याख्या देखते हैं इसकी। नाबार्ड
की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड ग्रामीण वित्त की शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है ए, फरवरी 2006 से देश के सभी जिलों में लागू है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ग्राम से किया गया। यह योजना शुरुआती दौर में देश के 200 जिलों, दूसरे चरण में 130 अतिरिक्त जिलों अर्थात कुल 330 जिलों तथा 1 अप्रैल 2008 से देश की सभी जिलों में लागू की गई। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का पुनर्नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? इसका सही कूट होगा बी, दूसरा और चौथा। कस्तूरबा विद्यालय योजना और मध्याह्न भोजन योजना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। यह कार्यक्रम गरीब परिवारों में वृद्धावस्था, जीविकोपार्जन करने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु तथा मातृत्व जैसी स्थितियों में लाभ के लिए सामाजिक सहायता की राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत करता है। यह पूरी तरह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें निम्नलिखित 5 कार्यक्रम शामिल है। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम और अन्नपूर्णा योजना। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन मुफ्त प्रदान करने हेतु किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में अनुसूचित जात, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधार योजना संबंधित है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। स्वाधार योजना भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विषम परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है। इसका प्रारंभ 2001 से 2 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है तथा उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? कौन देता है? भारतीय रिजर्व बैंक। किसी भी आयातक को माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की प्राप्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के विनिमय नियंत्रण विभाग के समक्ष आवेदन करना होता है। आवेदन के वैध पाए जाने पर विभाग इसे स्वीकृति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन एवं प्रगति की स्थिति दर्शाने के लिए एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जुलाई 2022 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही कूट है ए, 1, 2 और 4। पहला है, यह सूचकांक 3 स्तंभों पर बनाया गया है, ये सही है। दूसरा, सामान्य हिमालयी एवं केंद्र शासित क्षेत्रों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, ये भी सही है। और सामान्य श्रेणी में आंध्र प्रदेश का तीसरा व मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है, ये सही है। ये तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में एफडीआई के अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के आंकड़े प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं अंकटाड द्वारा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट विभिन्न राष्ट्रों में विदेशी निवेश के अंतर प्रवाह व बाह्य प्रवाह के संबंध में अंकटाड की वार्षिक रिपोर्ट है। अंकटाड यूएनओ का व्यापार एवं निवेश से संबंधित निकाय है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार एवं निवेश में वृद्धि करके विकासशील देशों के विकास में सहायता पहुंचाना है। इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या 195 है।
इसका मुख्यालय जेनेवा में है। भारत की 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस तारीख से किया? का आंसर है बी, 28 जुलाई 2022 से। भारत की 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 जुलाई 2022 से नई दिल्ली से की। कृषि के लिए इस्तेमाल हो रही भूमि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कृषि मापदंडों पर सूचनाएं इसके तहत ली जाएंगी। उल्लेखनीय है कि भारत में कृषि संगणना का कार्य 5-5 वर्ष के अंतराल पर होता है। ऐसी पिछली 10वीं कृषि गणना 2015-16 में हुई थी। भारत की पहली कृषि संगणना वर्ष 1970-71 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में स्थान है? तीसरा। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का अमेरिका व चीन के पश्चात विश्व में तीसरा स्थान है। देश में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता जून 2022 के अंत में 403.760 मेगावाट थी। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का योगदान 58.5%, जल विद्युत का योगदान 11.6%, नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 39.7% व नाभिकीय ऊर्जा का योगदान 1.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा में धान के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई? 100 रुपए की। 2022-23 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा 8 जून 2022 को की गई। खरीफ की मुख्य खाद्यान्न उपज धान की दोनों किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में रुपए 100 प्रति क्विंटल की वृद्धि इस बार की गई है। सामान्य श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य रुपए 2040 प्रति क्विंटल तथा ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 2060 रुपया हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 के अंत में मोबाइल फोन सेवा बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी का आरोही क्रम है? आंसर है बी, बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, रिलायंस, जियो। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण तराई के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 के अंत में मोबाइल फोन सेवा बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी इस प्रकार है। रिलायंस जियो 35.37%, भारतीय एयरटेल 31.54%, वोडाफोन आइडिया 22.83%, बीएसएनएल 9.96%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति की दर के आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं प्रति माह। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर के आंकड़े केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पर प्रति माह जारी किए जाते हैं। सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान मई 2022 में 2021-22 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है 314.51 मीट्रिक टन। फसल वर्ष 2021-22 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के तीसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 19 मई 2022 को जारी किए गए। 2021-22 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 314.51 मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान लगाया गया है। यह वर्ष 2020-21 में प्राप्त 310.74 मीट्रिक टन से 3.77 मीट्रिक टन अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2021-22 के लिए सरकार को कितना लाभांश हस्तांतरित किया गया? इसका आंसर है बी, 3,307 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक ने लेखा वर्ष अप्रैल मार्च 2021-22 के लिए 3,307 करोड़ का लाभांश सरकार को हस्तांतरित करने की घोषणा मई 2022 में की। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में रिजर्व बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से लाभांश के रूप में रुपए 77,948
करोड़ प्राप्त होने का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्य है ₹305। पिराई सत्र अक्टूबर सितंबर 2022-23 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में ₹15 प्रति क्विंटल की वृद्धि सरकार ने अगस्त 2022 में की। 1 अक्टूबर 2022 में शुरू होने वाले पिराई सत्र 2022-23 के लिए यह मूल्य ₹305 निर्धारित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP गन्ने के लिए किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य होता है। चीनी मिलें इससे अधिक मूल्य के भुगतान हेतु स्वतंत्र होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कृषि एवं संबद्ध का सकल मूल्य वर्धन GVA में योगदान अनुमानित है। का आंसर है C 18.8%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का अनुमान निम्न है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र 18.8%, उद्योग 28.2%, सेवाएं 53.0%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार के बजट में कुल प्रस्तावित खर्च है। इसका आंसर है B 39,44,909 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार का कुल व्यय 39,44,909 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। सरकार के कुल 39,44,909 करोड़ रुपए प्रस्तावित व्यय की आपूर्ति 22,04,422 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों से तथा शेष 17,40,487 करोड़ रुपए की आपूर्ति पूंजीगत प्राप्तियों से करने की बात बजट प्रस्तावों में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2022-23 के बजट में कितनी धनराशि सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका आंसर है A 65,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 22-23 में ₹65,000 करोड़ सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश द्वारा जुटाने का लक्ष्य बजट में निर्धारित किया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में विनिवेश से ₹1,75,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का कितने प्रतिशत अनुमानित है? आंसर है B 6.4%। 2022-23 में राजकोषीय घाटा ₹16,61,196 करोड़ बजट में अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% होगा। 2021-22 में राजकोषीय घाटा GDP के 6.8% तक रखने का लक्ष्य पिछले वर्ष में के बजट में निर्धारित किया गया था, किंतु संशोधित आकलन में यह GDP का 6.9% अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAFDE क्या यार NAAFED संबंधित है कृषि विपणन से। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ कृषि विपणन से संबंधित है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। यह राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष सहकारी संगठन है, जिसका प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं का प्रबंधन, वितरण, निर्यात तथा आयात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? इसका आंसर है C कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था द्वारा कुल 23 फसलों, सरकार द्वारा कुल 25 के मूल्यों की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं? वेकर वक्र।
प्रजनन तथा आर्थिक विकास, जिसे प्रति व्यक्ति आय के रूप में व्यक्त किया गया है, के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को बेकर वक्र या बेकर प्रजनन वक्र कहते हैं। रॉबर्ट बारो और गैरी बेकर द्वारा प्रतिपादित इस वक्र के अनुसार कुछ सीमा तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि प्रजननता में वृद्धि लाएगी, पर एक सीमा के बाद प्रति व्यक्ति आय भी गिरती हुई दर में गिरेगी। यह वक्र उल्टे यू की तरह होती है। कुजनेट्स वक्र विकास एवं आय की विषमता के बीच संबंध प्रकट करता है। यह उल्टे यू आकार की होती है। लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया। इसके द्वारा आय वितरण की असमानता को नापा जाता है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? इसका आंसर है सी, RBI। भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। सिक्का निर्माण का दायित्व सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत भारत सरकार का है। विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों के अविकल्प तैयार करने और उनकी ढलाई करने का दायित्व भी भारत सरकार का है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार परिचालन के लिए सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? अल सल्वाडोर। सितंबर 2021 में अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अल सल्वाडोर की सरकार ने दावा किया है कि इस कदम से देश के कई नागरिकों को पहली बार बैंक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पोषण योजना किस पूर्ववर्ती योजना को विस्थापित करती है? मिड डे मील योजना। देश भर में सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने वाली वर्षों पुरानी मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 29 सितंबर 2021 को इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान है। कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? तीसरा। विभिन्न राज्यों में वैश्विक बहुआयामी निर्धनता की स्थिति जानने, जिसमें आर्थिक सुधारों का संचालन किया जा सके के लिए वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी किए गए नीति आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में निर्धनता का आकलन 3 क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर से जुड़े 12 सूचकांकों के आधार पर किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक निर्धनता बिहार में है, जहां 51.91% लोग निर्धन बताए गए हैं। दूसरे स्थान पर झारखंड 42.16% है। उत्तर प्रदेश का इस सूचकांक में तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश की 37.79% जनसंख्या निर्धन है। सबसे कम MPI सूचकांक वाला राज्य केरल है। केरल में केवल 0.71% लोग ही निर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 को ज्वार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किसने किया है? AFO ने 2023 को ज्वार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2023 को ज्वार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। FAO ने 2023 को ज्वार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा घोषित किया गया। 2022 को कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ UNO द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जल जीवन मिशन, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। उपर्युक्त योजनाओं के प्रारंभ होने का सही क्रम है। इसका आंसर है B, 3, 2, 4, 1। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 से खरीफ फसलों के समय की गई। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल है। सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितंबर 2017 को
किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1965 को। खाद्यान्न जांच समिति अशोक मेहता समिति 1957 ने यह संस्तुति की कि सरकार को धीरे धीरे नियोजित रूप से खाद्यान्नों के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। फलतः 100 करोड़ रुपए की पूंजी से 1 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना की गई। एफसीआई खाद्यान्नों के क्रय विक्रय, वितरण और भंडारण करने वाली केंद्र सरकार की एक नोडल एजेंसी है जो अधिकांशतः पीडीएस के माध्यम से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सी इसका आंसर है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद। मसाला बोर्ड यहाँ कोट्टायम दिया गया है, कोच्चि केरल। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। यहाँ तेलंगाना दिया हुआ है, यहाँ आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की सहायता हेतु किसान कॉल सेंटर केसीसी योजना कब प्रारंभ की गई? जनवरी 2014 से। किसान कॉल सेंटर केसीसी 21 जनवरी 2004 से देश की लगभग सभी राज्यों में लागू है। इस योजना का टोल फ्री टेलीफोन लाइन 1800-180-1551 या 1551 है। यह किसान समुदाय को कृषि संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध कराता है। प्रत्येक किसान कॉल सेंटर पर किसान कॉल सेंटर एजेंट, जिन्हें L1 एजेंट कहा जाता है, किसानों से पूछताछ तथा प्रश्नों का नियमित रूप से जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC। विद्युत क्षेत्र के लिए देश की आधारित संरचना की सबसे बड़ी वित्त कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न का दर्जा सरकार ने अक्टूबर 2021 में प्रदान किया है। देश में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या अब 11 हो गई है। नवरत्न कंपनियों की संख्या अब 14 से घटकर 13 हो गई है। महारत्न कंपनी के दर्जे के लिए आवश्यक दशाएं, नवरत्न कंपनी का दर्जा पहले से प्राप्त हो, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत हो, कंपनी की विगत 3 वर्षों का सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, विगत 3 वर्षों में कंपनी की औसत नेट वर्थ 15,000 रुपए करोड़ से अधिक हो, विगत लगातार 3 वर्षों में कंपनी का शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में पेश किए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार है? आंसर है इसका सी, 6,15,518.98 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश का नियमित बजट प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने 26 मई 2022 को विधानसभा में प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश के 2022-23 के बजट का आकार 6,15,518.98 करोड़ रुपए है, जो पूर्व वर्ष 2021-22 के बजट के सापेक्ष लगभग 12% अधिक है। बजट में 39,181,010 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? यह विकसित एवं विकासशील देशों में भुखमरी की स्थिति का आकलन करती है। 2021 में 116 देशों के लिए यह जारी किया गया, जिसमें भारत का 101वां स्थान है। सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच होता है। सूचकांक जितना अधिक होगा, भूख की स्थिति उतनी विकराल होगी। सूचकांक के आकलन में 4 पैरामीटर्स अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग व चाइल्ड
मोर्टेलिटी शामिल है। तो इसका सही आंसर है ए। यह विकसित एवं विकासशील देशों में भुखमरी की स्थिति का आकलन करती है, यह असत्य है। विभिन्न राष्ट्रों में भूख की स्थिति को निरूपित करने वाली वर्ष 2021 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट विश्व भर में 15 अक्टूबर 2021 को जारी हुई। विकसित देशों के लिए यह सूचकांक आकलित नहीं किया जाता है। विभिन्न देशों के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2 गैर सरकारी संगठनों वेलथंगर हाइक जर्मनी व कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड द्वारा जारी की जाती है। इस सूचकांक में भारत को 101वां स्थान दिया गया है। भारत भूख की गंभीर स्थिति वाले देशों में शामिल है। पिछले वर्ष भारत 109 देशों की सूची में 94 स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 का थीम फेयर डिजिटल फाइनेंस है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से प्रेरित है, जब उन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में बोलते हुए उपभोक्ता अधिकारों के बारे में एक संदेश दिया था। भारत में 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम प्रभावी हुआ 2006 में। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज अधिनियम मई 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था तथा 23 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ था। सेज किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र हैं जो प्राय शुल्क मुक्त होते हैं और यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापार और वाणिज्यिक कानून होते हैं। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। वर्तमान में 379 सेज अधिसूचित हैं, जिनमें से 265 चालू हैं। लगभग 64 सेज 5 राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को कहा जाता है 15 सूत्री कार्यक्रम। प्रधानमंत्री का नवीन 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की योजनाओं एवं पहलों को शामिल करता है। 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी निवारण से संबंधित कार्यक्रम है जो 1975 से लागू है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय स्थिति एवं मौद्रिक नीति की सीमा मानी जाती है घाटा वित्तीयन को। विशुद्ध राजकोषीय नीति वह है जो अर्थव्यवस्था में ब्याज दर तथा मुद्रा की पूर्ति को किसी रूप में प्रभावित न करे, क्योंकि ये दोनों ही मौद्रिक नीति के क्षेत्र में आते हैं। करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख स्तर हैं। घाटा वित्तीयन जो एक प्रकार केंद्रीय बैंक से ली जाने वाली ऋण व्यवस्था है, जिसे सरकार देश के केंद्रीय बैंक से नए नोटों के निर्गमन के द्वारा प्राप्त करती है। चौथे अस्त्र के रूप में स्वीकार किया जाता है, पर यह एक विशुद्ध राजकोषीय अस्त्र नहीं है, क्योंकि यह सरकारी व्यय तथा मुद्रा की पूर्ति दोनों को प्रभावित करती है। इसलिए घाटे के वित्तीयन को हम राजकोषीय तथा मौद्रिक नीति की सीमा पर स्थित मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में किसी भी संपत्ति या पूंजी का निर्माण का सृजन नहीं होता। राज्य सरकारों को दिया जाने वाला अनुदान भी केंद्र के लिए किसी संपत्ति का सृजन नहीं करता, इसलिए यह राजस्व व्यय में शामिल होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है सी।
1 और 2 दोनों। राजस्व व्यय वे व्यय हैं जो सरकारी विभागों तथा सेवाओं को सामान्य रूप से चलाने, विगत वर्षों में लिए गए ऋणों पर ब्याज अदायगी तथा राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित होते हैं। ये ऐसे व्यय होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में संपत्ति या पूंजी का सृजन नहीं होता। सभी अनुदान जो राज्य सरकारों को दी जाती है, चाहे उनका स्पष्ट उद्देश्य पूंजी संपत्ति का निर्माण ही क्यों न हो, राजस्व व्यय मानी जाती हैं, क्योंकि इससे सृजित संपत्ति ग्रांट देने वाले की नहीं होती, ग्रांट पाने वाले की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 37वां। स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा विभिन्न देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग का आकलन प्रतिवर्ष किया जाता है। आईएमडी के 2022 की प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट में 63 देशों की सूची में भारत को 37वां स्थान दिया गया है। पिछले वर्ष 2021 भारत 43वें स्थान पर था। 2021 में आईएमडी की वर्ष 2022 की इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान डेनमार्क का है, जबकि सबसे निचले पायदान पर वेनेजुएला है 63 नंबर पर। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में किस जगह संपन्न हुआ? वैश्विक व्यापार एवं निवेश की निगरानी करने वाली संस्था विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जेनेवा में 11 से 17 जून 2022 को संपन्न हुआ। भारत की ओर से वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सम्मेलन में भाग लिया। संगठन के सर्वोच्च नीति निर्धारक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन सामान्यतः 2-2 वर्षों के अंतराल पर होता है, किंतु कोविड-19 महामारी सहित विभिन्न कारणों से यह सम्मेलन इस बार विलंब से आयोजित हुआ। 11वां सम्मेलन 2017 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA मई 2022 से प्रभावी हुआ? संयुक्त अरब अमीरात UAE। भारत व UAE के बीच 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 1 मई 2022 से प्रभावी हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात को भारत से होने वाले निर्यातों में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र का बड़ा योगदान होता है। इस समझौते से भारत व UAE का द्विपक्षीय व्यापार, जो वर्तमान में $60 अरब है, के अपने 5 वर्षों में $100 अरब तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। स्वावलंबन कार्यक्रम, जिसे पहले नोराड महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, वर्ष 1982 से 83 में समूचे देश में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्राप्त करने या स्वरोजगार करने में मदद करना है। जबकि 2010 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु भारत सरकार द्वारा स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही कूट है A 2 4 1 3। वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष, पहला वित्त आयोग केसी नियोगी, 10वां वित्त आयोग केसी पंत, 12वां वित्त आयोग सी रंगराजन, 15वां वित्त आयोग NK सिंह। संविधान के अनुच्छेद 280 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं, एक वित्त आयोग का गठन करेगा। इस प्रकार प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऐसा पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ तथा अब तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को NK सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया था। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?
इसका आंसर है डी। भारत में विनिवेश का प्रयोग पहली बार 1995-96 में हुआ जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसवीएस में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है, परंतु विनिवेश के अंतर्गत सरकार उस उपक्रम पर अपना स्वामित्व अथवा मालिकाना हक बनाए रखती है। प्रत्येक वर्ष सरकार बजट में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है। भारत में विनिवेश की शुरुआत सबसे पहले 1991 में हुई जब सरकार ने कुछ चुनी हुई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का 20% हिस्सा बेचने का निर्णय लिया था। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। इस प्रकार कथन 4 असत्य है, बाकी अन्य कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में कुल वनावरण 71.33 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। देश में कुल वृक्षावरण 9.57 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? ए केवल 3। ये तीसरा कथन असत्य है, बाकी सब सही है। ICFR 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण देश के 12 तटीय राज्यों संघीय क्षेत्रों के लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघीय क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार कथन 3 गलत है, बाकी अन्य कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? इसका आंसर है सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर। भारत में वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो अब तक किसी भी वित्त वर्ष में सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक FDI वाले सेक्टर हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर 24.6%, सेवा क्षेत्र 12.13%, ऑटोमोबाइल उद्योग 11.89%, विनिर्माण एवं व्यापार 7.72%, निर्माण क्षेत्र 5.52%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? आंसर है इसका डी हाशिम समिति। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के पहचान हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन प्रोफेसर SR हाशिम की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की। समिति के अनुसार शहरी गरीबों की पहचान 3 प्रकार की कमजोरियों के आधार पर की जाती है, जो निम्न है: आवासीय कमजोरी, सामाजिक कमजोरी, पेशाजनक कमजोरी। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति व लकड़ावाला समिति दोनों भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित समिति है। सक्सेना समिति 2008 का गठन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा BPL जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति पर सलाह देने के लिए किया गया है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था। तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है, अर्थात जब किसी काम में जितने श्रमिकों की वास्तव में आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम पर लगे हुए हों, तो इस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? हिमाचल प्रदेश ने। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट HDR जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट वर्ष
1995 में जारी की थी। इसका आंसर गलत हो गया। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया है? इसका आंसर है सी, मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट HDR जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 1995 में जारी की थी। निम्नलिखित में कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ICICI, IDBI, IFCI। ICICI की स्थापना जनवरी 1995 में हुई, 1995 में। IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। IFCI की स्थापना जुलाई 1948 में हुई। उपर्युक्त तीनों संस्थाओं द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? आंसर है सी, SDR। ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती तथा केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए होती है, कृत्रिम मुद्रा कहलाती है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR। ऐसी ही मुद्रा है जो IMF के लेन देन के लेखांकन के लिए इस्तेमाल होती है। ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स तथा GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, राजकोषीय घाटा सदैव बजटीय घाटे से बड़ा होता है। कारण, राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च पूरे करना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू आय से आशय है? आंसर है इसका सी, किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा अर्जित आय। घरेलू आय किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों से उत्पन्न आय है। दोनों ही निवासी तथा गैर निवासी इन इकाइयों को साधन सेवा देते हैं, इसलिए घरेलू आय के दो हिस्सेदार होंगे, निवासी तथा गैर निवासी, जबकि राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आर्थिक सीमा के भीतर निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू आय तथा आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा हेतु किस समिति की नियुक्ति की गई थी? बाधवा समिति। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2006 में पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश DP बाधवा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2010 में सौंपी। बाधवा समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सबसे भ्रष्ट योजना बताया गया था, जिस कारण केंद्र सरकार एवं राज्य की सरकारों द्वारा PDS को पूर्ण उपभोक्ता परिणामी बनाने हेतु नए सुधार किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर तक की सिंचाई की जाती है? आंसर है इसका सी, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक। 1978-79 के बाद से योजना आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं को एक नए आधार पर 3 भागों में बांटा। बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक खेती योग्य कमांड एरिया वाली परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच खेती योग्य कमांड एरिया वाली परियोजनाएं, लघु सिंचाई परियोजनाएं 2000 हेक्टेयर तक खेती योग्य कमांड एरिया वाली परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा 2018 के अनुसार लघु उद्यमों में वार्षिक टर्नओवर की सीमा है। आंसर है इसका डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन टर्नओवर भी एक सीमा के अंदर रहता है। भारत सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 अधिनियम किया था, जिसके अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा उन उद्योगों में प्लांट एवं मशीनरी में
निवेश के अनुसार निर्धारित होती थी, किंतु 7 अप्रैल 2018 से नई परिभाषा लागू है। अब प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की जगह टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई का वर्गीकरण किया जाता है। लघु उद्योगों के लिए विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में वार्षिक टर्नओवर की सीमा ₹5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है एशियाई विकास बैंक द्वारा। एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की स्थिति, विद्यमान आर्थिक समस्याओं एवं चुनौतियों आदि के संबंध में मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। उल्लेखनीय है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों एवं देशों की आर्थिक विकास एवं चुनौतियों से संबंधित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? आंसर है इसका सी, सहकारी कृषि। 20वें दशक के प्रारंभ में भारत में सहकारी कृषि की दिशा में प्रयास आरंभ हुए। स्वतंत्रता के उपरांत प्रारंभिक वर्षों में सहकारी कृषि को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया गया। सहकारी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करती है। इस प्रकार सहकारी कृषि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारत में सहकारिता का एक सफल उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। कारण, मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में कुल वनावरण 31.33 मीटर हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक, ये मीटर कहाँ हो गया, देश में कुल वनावरण 71.33 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। देश में कुल वृक्षावरण 9.57 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं केरल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है ए, केवल 3। व्याख्या देखते हैं इसकी। ISFR 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण देश के 12 तटीय राज्यों, संघीय क्षेत्रों के लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघीय क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा आंध्र प्रदेश है। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? का आंसर है सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर। भारत में वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो अब तक किसी भी वित्त वर्ष में सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक FDI वाले सेक्टर हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर, सेवा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल उद्योग, विनिर्माण एवं व्यापार निर्माण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? हाशिम समिति। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के पहचान हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन प्रोफेसर SR हाशिम की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की। समिति के अनुसार शहरी गरीबों की पहचान 3 प्रकार की कमजोरियों के आधार पर की जा सकती हैं, जो निम्न है: आवासीय कमजोरी, सामाजिक कमजोरी, पेशाजनक कमजोरी। सुरेश तेंदुलकर समिति व लकड़ावाला समिति दोनों भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित समितियां। सक्सेना समिति 2008 का गठन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा BPL जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति पर सलाह देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि
श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था। तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है, अर्थात जब किसी काम में जितने श्रमिकों की वास्तव में आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम पर लगे हुए हों तो इस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? आंसर है सी, मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट HDR जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 1995 में जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ICICI, IDBI, IFCI। ICICI की स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी, 1955 में। IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। IFCI की स्थापना जुलाई 1948 में हुई थी। उपर्युक्त तीनों संस्थाओं द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? SDR ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती तथा केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए होती है, कृत्रिम मुद्रा कहलाती है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऐसी ही मुद्रा है जो IMF के लेन देन के लेखांकन के लिए इस्तेमाल होती है। ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट तथा GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, राजकोषीय घाटा सदैव बजटीय घाटे से बड़ा होता है। कारण, राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा अन्य देयताओं से अपने खर्च पूरे करना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही कूट है ए तथा आर दोनों सही है तथा R1 का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू आय से आशय है किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा अर्जित आय। घरेलू आय किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों से उत्पन्न आय है। दोनों ही निवासी तथा गैर निवासी इन इकाइयों को साधन सेवा देते हैं, इसलिए घरेलू आय के दो हिस्सेदार होंगे, निवासी तथा गैर निवासी, जबकि राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आर्थिक सीमा के भीतर निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू आय तथा आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा हेतु किस समिति की नियुक्ति की गई थी? वाधवा समिति। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2006 में पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश DP वाधवा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2010 में सौंपी। वाधवा समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सबसे भ्रष्ट योजना बताया गया था, जिस कारण केंद्र सरकार एवं राज्य की सरकारों द्वारा PDS को पूर्ण उपभोक्ता परिणामी बनाने हेतु नए सुधार किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर तक की सिंचाई की जाती है? आंसर है इसका सी, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक। 1978 से 79 के बाद से योजना आयोग ने सिंचाई परियोजना को एक नए आधार पर 3 भागों में बांटा। बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक खेती योग्य कमांड एरिया वाली परियोजनाएं। मध्यम सिंचाई परियोजना 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच खेती योग्य कमांड एरिया वाली परियोजनाएं। लघु सिंचाई परियोजनाएं 2000 हेक्टेयर तक खेती योग्य कमांड एरिया वाली परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के नई परिभाषा 2018 के अनुसार लघु उद्यमों में वार्षिक टर्नओवर की सीमा है। उपर्युक्त में से
कोई नहीं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अंदर रहता है। भारत सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग उद्यम विकास अधिनियम 2006 अधिनियम किया था, जिसके अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा उन उद्योगों में प्लांट एवं मशीनरी में निवेश के अनुसार निर्धारित होती थी, किंतु 7 अप्रैल 2018 से नई परिभाषा लागू है। अब प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की जगह टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई का वर्गीकरण किया जाता है। लघु उद्योगों के लिए विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में वार्षिक टर्नओवर की सीमा ₹5 करोड़ से ₹75 करोड़ के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। एशिया के विभिन्न क्षेत्रों देशों में विकास की स्थिति, विद्यमान आर्थिक समस्याओं एवं चुनौतियों आदि के संबंध में मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। उल्लेखनीय है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों एवं देशों की आर्थिक विकास एवं चुनौतियों से संबंधित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? सहकारी कृषि। 20वें दशक के प्रारंभ में भारत में सहकारी कृषि की दिशा में प्रयास आरंभ हुए। स्वतंत्रता के उपरांत प्रारंभिक वर्षों में सहकारी कृषि को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया गया। सहकारी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करती है। इस प्रकार सहकारी कृषि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारत में सहकारिता का एक सफल उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। कारण, मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही आंसर है बी। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मूल्य में बढ़ोतरी से व्यापारिक वर्ग को लाभ तथा उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है। पुनः वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने से मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, जिसके कारण उतनी ही मुद्रा से पूर्व की अपेक्षा कम वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय किया जा सकता है। स्पष्ट है कि ऐसी दशा में उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता में कटौती करनी पड़ेगी। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधारों से। अगस्त 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्तीय क्षेत्र के सभी पहलुओं में सुधार हेतु एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। पुनः बैंकिंग सुधार के लिए द्वितीय नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था, जिसने 23 अप्रैल 1998 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना किस वर्ष? 1995 में। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य इसकी स्थापना अर्थात 1 जनवरी 1995 से ही है, जबकि वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 164 है। इसकी सदस्यता ग्रहण करने वाला नवीनतम देश अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया? 1994 से। रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य रुपए का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं को रुपए में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन संभव होने से है। चालू खाते पर रुपए को अगस्त 1994 से परिवर्तनीय बनाया गया है, जबकि पूंजी खाते पर अभी यह पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। पूंजी खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता पर सुझाव देने हेतु सरकार ने तारापोर समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश कब पारित किया गया है? 24 नवंबर 2020 को।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश पारित किया गया। अब जबरन धर्मांतरण 10 वर्ष के कारावास के साथ दंडनीय अपराध बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है? हथनी कुंड बैराज को। हथनी कुंड बैराज 5 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण 1872 में सहारनपुर के पास यमुना नदी पर हुआ। इस बैराज को नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव किसे प्राप्त है? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन से सुमेलित नहीं है? का सही कूट है सी, केवल 3 तथा 4। केवल 3 तथा 4। चलिए देखते हैं, नरसिंह नृत्य ब्रज क्षेत्र, ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, नटवरी नृत्य पूर्वांचल। यहाँ पे अवध क्षेत्र दिया गया है कि पूर्वांचल होगा। जोगिनी नृत्य अवध क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम किसका प्रसिद्ध चित्र है? शिवनंदन नौटियाल का। सत्यम शिवम सुंदरम शिवनंदन नौटियाल का प्रसिद्ध चित्र है। विश्वनाथ मेहता के प्रसिद्ध चित्र है प्यासा ऊंट, सोहाग बिंदी। रामचंद्र शुक्ला के चित्रों में पश्चाताप, प्रतिशोध, आकांक्षा तथा दया विख्यात है। नेक्स्ट है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही कूट है सी, 2, 1, 4, 3। चलिए सुमेलित करते हैं। सैयद सालार मेला, बहराइच, देवा शरीफ, बाराबंकी, कालिंजर मेला, वांदा, सोरो मेला, कासगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अभ्युदय योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर है बी, प्रतियोगी परीक्षा के निशुल्क कोचिंग से। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कमजोर आर्थिक स्थिति वाले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई। यह योजना मंडल स्तर पर संचालित होगी, जहां छात्रों को ऑनलाइन पाठ्य सामग्री के साथ ऑफलाइन कक्षाएं प्रदान की जाएंगी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है सी, किराना घराना। इसके संस्थापक यहाँ दिए गए हैं नत्थे खां व जोधे खां। इसका सही आंसर है बंदे अली खान को माना जाता है। वंदे अली खान, वंदे अली खां। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। किराना घराने का संस्थापक बंदे अली खान को माना जाता है। इस घराने के गायकों में भीमसेन जोशी, गंगूबाई, हंगल अब्दुल करीम खां, काले खां, बालकृष्ण बुबा, हीराबाई बड़ोदकर तथा अब्दुल वहीद खां उल्लेखनीय है। शेष प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। वाक्य सही सुमेलित हैं सारे। रामपुर घराना नेमत खां सदारंग, सहारनपुर घराना खलीफा मोहम्मद, अतरौली घराना काले खां व चांद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में स्थापित बिहारों एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म की पहचान करें। इसका आंसर है डी, शतधर्म, चक्र, बिहार, कौशाम्बी। बाकी के देख लेते हैं। स्वर्ण गंधकुटी बिहार, ये कहाँ है? श्रावस्ती में है। मूल गंधकुटी बिहार, ये सारनाथ में है। कुक्कुटराम बिहार, ये सारनाथ में है। ये भी सारनाथ में है, कुक्कुटराम बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। डोलोमाइट सोनभद्र, बॉक्साइड ललितपुर, कांच बालू शंकरगढ़, जिप्सम झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालयों में से कौन सबसे पहले स्थापित हुआ? आंसर है इसका डी,
चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर, ये 1975 में स्थापित हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या, ये कब हुआ था? 1976 में। सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, ये स्थापित हुआ था 2000 में। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, ये 2010 में स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने हेतु कितने अंकों की यूनिकोड प्रणाली शुरू की है? 16 अंकों की। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने 16 अंकों की यूनिकोड प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली का उपयोग राज्य में सभी प्रकार की कृषि, आवासीय व वाणिज्यिक भूमि को चिन्हित करने के लिए किया जाएगा। इन 16 अंकों के पहले 6 अंक भूमि पर निर्भर जनसंख्या, अगले 4 अंक भूमि की विशिष्ट पहचान, 11 से 14 तक के अंक भूमि के विभाजनों की संख्या तथा अंतिम 2 अंकों की मदद से भूमि की श्रेणी अर्थात आवासीय, कृषि व वाणिज्यिक भूमि की पहचान की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड का गठन कब हुआ? 1949 में। गन्ना विकास परिषदों को सहयोग देने के लिए 1949 में उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चौरसिया नृत्य। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य चौरसिया नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में गलत सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। आंसर है बी, केला महोत्सव, यहाँ रामपुर दिया गया है। इसका सही आंसर होगा कुशीनगर। कुशीनगर। सहनाई उत्सव वाराणसी, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर, गुड़ महोत्सव लखनऊ। सहनाई उत्सव, इस उत्सव का आयोजन 21 से 23 मार्च 2021 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिषद वाराणसी में किया गया था। काला नमक चावल महोत्सव 13 से 15 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। गुड़ महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार पुनः कहां से कहां तक कर दिया गया है? आंसर है इसका सी, हरिद्वार से वाराणसी। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे को अब हरिद्वार से वाराणसी तक बनाया जाएगा। हरिद्वार से वाराणसी तक बनने वाला यह एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार हेतु प्रस्ताव जल्द तैयार होने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि एक्सप्रेस वे के विस्तार के पश्चात गंगा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 745 किलोमीटर होगी। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, शाहजहां, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली से प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेले को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किस वर्ष शामिल किया गया था? इसका आंसर है सी, वर्ष 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनभद्र जनपद से सटे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 4। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार राज्य की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही कूट है इसका ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वैधानिक नगरों की न्यूनतम संख्या वाला जिला श्रावस्ती। वैधानिक नगरों की कुल अधिकतम संख्या वाला जिला बदायूं। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बलरामपुर और न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदारी तथा राजदारी नामक जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? आंसर है इसका डी, चंदौली में। चंदौली जनपद को 1997 में वाराणसी जिले से अलग कर गठित किया गया। चंदौली जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, देवदारी तथा राजदारी जलप्रपात अवस्थित है। नौगढ़ नहर तथा
चंद्रप्रभा नहर यहाँ की मुख्य परियोजनाएं हैं। आगे रीजनिंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? इसका आंसर है ए, मुख्तार अब्बास नकवी ने। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर न केवल पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि आसपास के राज्यों के लोगों के लिए भी आकर्षण होगा। रामपुर के गांव का इस सरोवर के बन जाने से भूजल स्तर भी सुधरेगा। सरोवर के विकास से ग्राम पंचायत की आय में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना SCORATS की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली। 16 से 19 मई तक नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत की कार्यकारी परिषद का वर्तमान अध्यक्ष है। जब भारत SCORATS की कार्यकारी परिषद का वर्तमान अध्यक्ष है। इस बैठक की मेजबानी भारत करेगा और इसमें 3 सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की भी भागीदारी होगी। SCORATS क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए एक समन्वय केंद्र है। संघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह 2001 में अस्तित्व में आया। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? वाराणसी में। हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा सके। बंदरगाह संचालन, लॉजिस्टिक्स और संबद्ध क्षेत्रों में विदेशी रोजगार के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये केंद्र प्रशिक्षण सुविधाओं की मेजबानी करेंगे जो कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, खाड़ी सहयोग संगठन क्षेत्र जैसे देशों में स्थित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं की मांग के अनुसार देश के युवाओं को कौशल प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि प्रदान की है? इसका आंसर है बी, 8 लाख अमेरिकी डॉलर। भारत ने हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को 8 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की है। इस प्रयास के तहत संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग के सहयोग से वर्ष 2018 में हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के लोगों तक पहुंच को बढ़ावा देना है। यूनाइटेड नेशन स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, USA, सदस्य देश 193, अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। मिड डे मील एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 2। तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, केरल नहीं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए नाश्ते की योजना की घोषणा की। केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में केंद्र द्वारा जारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसी तरह की सिफारिश को लागू करने से परहेज किया है। मिड डे मील कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। इसे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दुनिया का सबसे बड़ा स्कूली भोजन कार्यक्रम माना जाता है। इसका नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं? एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं, सेरेब्रल एन्यूरिज्म।
चीन के राष्ट्रपति। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं। इन्हें पिछले साल इस कारण से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। सेरेब्रल एन्यूरिज्म दिमाग की एक खतरनाक बीमारी है। यह बीमारी दिमाग ब्रेन के किसी भी भाग में हो सकती है। किसी भी उम्र का व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है। हालांकि 50 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र के व्यक्तियों को ये बीमारी ज्यादा प्रभावित करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह बीमारी उन व्यक्तियों में ज्यादा पाई जाती है जिनको उच्च रक्तचाप, आनुवांशिकी रूप से नसों का कमजोर होना, संक्रमण, चोट तथा मस्तिष्कीय क्षति या ट्यूमर की समस्या होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिए जाने की घोषणा की गई है। विश्व खाद्य पुरस्कार विश्व में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार कर उन्नत मानव विकास करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इसका सही उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो विश्व खाद्य आपूर्ति में योगदान देने वाले किसी भी क्षेत्र जैसे पशु और मृदा विज्ञान, खाद्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पोषण एवं ग्रामीण विकास आदि को मान्यता देता है। पुरस्कार विजेता को 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर के नगद पुरस्कार के अलावा प्रसिद्ध कलाकार और डिजाइनर शाउल बश द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति प्रदान की जाती है। इसे विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें 80 से अधिक कंपनियां, व्यक्ति आदि दानकर्ताओं के रूप में शामिल हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन अमेरिका के डेस मोइनेस में स्थित है। वैश्विक कृषि में अपने काम के लिए वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने विश्व खाद्य पुरस्कार की कल्पना की थी। इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार जनरल फूड कॉरपोरेशन द्वारा प्रायोजित की शुरुआत वर्ष 1986 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? का आंसर है डी, कोपेनहेगन और डेनमार्क। मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित किया गया। नॉर्डिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया। नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने और उससे निपटने के लिए मिलकर काम करने की सहमति व्यक्त की। उन्होंने अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा विविधीकरण, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा दक्षता पर महत्वाकांक्षी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 के स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित किया गया। नॉर्डिक देश उत्तर यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। नॉर्डिक देशों के साथ भारत का व्यापार $5 बिलियन 2020-21 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? मंडला, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मंडला, मध्य प्रदेश में 5वें आदि महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित रहे। आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय जनजाति उत्सव है तथा जनजाति कार्य मंत्रालय एवं भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड की संयुक्त पहल है। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी और तब से इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य आम लोगों को एक ही स्थान पर आदिवासी समुदाय के समृद्ध और विविध शिल्प तथा संस्कृति से परिचित कराना है। वर्ष 2019 में इस उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसमें आदिवासी हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषण आदि की प्रदर्शनी और बिक्री की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गूगल के साथ।
इस पहल के तहत गूगल तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से तेलंगाना के युवाओं को गूगल करियर प्रमाण पत्र प्रदान करेगी और डिजिटल शिक्षण उपकरणों एवं समाधान के जरिए स्कूलों को आधुनिक बनाने के तेलंगाना सरकार के प्रयासों को मजबूती भी देगी। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए है। संस्थापक सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज, सीईओ सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से 31 तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति एनबीसीसी की विभिन्न बैठकों में जैव ईंधन उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर है केवल 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किए जाने को मंजूरी दी है। इसके तहत पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को पूर्व निर्धारित समय सीमा से 5 साल पहले यानी 2025 से 26 तक पूरा करने की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जरिए 2009 में लागू किया गया था, के स्थान पर राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 4 जून 2018 को अधिसूचित किया था। जैव ईंधन में होने वाली प्रगति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति एनबीसीसी की विभिन्न बैठकों में जैव ईंधन उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? गतिशक्ति संचार पोर्टल। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को गतिशक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल टावरों की स्थापना, फाइबर तारों को बिछाने एवं आगामी 5G रोल आउट को बढ़ावा देने हेतु अनुमोदन को तेज और केंद्रीकृत करने हेतु लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के विजन क्षेत्रों के साथ संरेखित करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधान के अंतर्गत 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य व निकटवर्ती क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह अभयारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कोटा के मुकुंदरा हिल्स के बीच एक गलियारों के रूप में स्थित है। इस कारण यहाँ बाघों की आवाजाही जारी रहती है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में रामगढ़ गांव के निकट बूंदी शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर बूंदी नैनवा रोड पर स्थित है। राजस्थान के अन्य 3 टाइगर रिजर्व रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सवाई माधोपुर सरिस्का टाइगर रिजर्व, अलबर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है। यूक्रेन पर जारी रूसी हमलों के बीच फिनलैंड की सरकार ने 15 मई को नाटो का सदस्य बनने की अपनी चाहत का खुलेआम घोषणा कर दिया। स्वीडन की सत्ताधारी पार्टी ने भी इसके कुछ घंटों बाद नाटो सदस्यता के लिए एक योजना का समर्थन कर दिया। नाटो का सदस्य होने से इन राष्ट्रों को अनुच्छेद 5 के तहत सुरक्षा गारंटी मिलेगी। नाटो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अपने 1994 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक सैन्य संगठन है। वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश शामिल हैं। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो का मूल और स्थायी उद्देश्य राजनीतिक एवं सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में मोटे अनाज से संचालित
देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया। वर्तमान में सिंचाई में उगाई जाने वाली प्रमुख मोटे अनाज वाली फसलें ज्वार, बाजरा और रागी हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 2। बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एथेनॉल के उत्पादन से राज्य में पेट्रोल की लागत कम होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह बिहार सरकार एथेनॉल उत्पादन और संवर्धन नीति 2021 को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद स्थापित पहला संयंत्र है। इस संयंत्र में किसानों से प्रतिदिन चावल की 103 टन भूसी और 150 टन चावल अथवा मकई की खरीद की जाएगी। मोटे अनाजों को अक्सर सुपर फूड के रूप में संदर्भित किया जाता है। इनके उत्पादन को स्थायी कृषि और एक स्वस्थ विश्व के संदर्भ में देखा जा सकता है। वर्तमान में भारत में उगाई जाने वाली 3 प्रमुख मोटे अनाजों की जैव आनुवंशिक रूप से विविध और स्वदेशी किस्मों की एक समृद्ध श्रृंखला को विकसित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? का सही आंसर है सी, मालदीव। भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इस बैठक के दौरान 2 समझौता ज्ञापन प्रस्तावित किए गए थे जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन और ऊर्जा सहयोग पर थे। मालदीव के ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया है? आंसर है ए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किया है। इस पखवाड़ा का उद्देश्य जल प्रशासन संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना और जल प्रबंधन में लैंगिक जागरूकता बढ़ाना है। वर्तमान समय में स्मृति जुबिन ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री हैं। पोषण पखवाड़ा 2022 का विषय स्वस्थ बच्चे की पहचान तथा स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं का एकीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर पहुंचा है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। यह इसका 20वां संस्करण है। 180 देशों में भारत 150वें स्थान पर है। पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे पर स्वीडन था। भारत 2022 में 180 देशों में 142 में से 8 पायदान गिरकर 150वें स्थान स्कोर 41 पर आ गया है। भारत 2016 के सूचकांक में 133वें स्थान पर था। इसके बाद से उसकी रैंकिंग में लगातार गिरावट आ रही है। रैंकिंग में गिरावट के पीछे का कारण पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया में वृद्धि होना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ष 2002 से रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार यह सूचकांक देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। यह पत्रकारिता की गुणवत्ता का संकेतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है? का आंसर है सी, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। 3 मई 2022 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का समापन हो गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह दूसरा संस्करण था। बेंगलुरु में 24 अप्रैल से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की शुरुआत हो गई थी। मेजबान जैन यूनिवर्सिटी सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों की चैंपियन बनी है।
जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण के साथ दूसरे और गत विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी 15 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रही। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी कुल 32 पदक, 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य। लवली यूनिवर्सिटी कुल 51 पदक, 17 स्वर्ण, 15 रजत और 19 कांस्य। पंजाब यूनिवर्सिटी कुल 48 पदक, 15 स्वर्ण, 9 रजत और 24 कांस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर है सी, 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। भारत भर में लगभग 18 मिलियन सिविल सेवक कार्यरत है, जिनमें से लगभग 2/3 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण स्तरों पर कार्यरत हैं। बैंक के वित्त पोषण का लक्ष्य लगभग 40 लाख सिविल सेवाओं की कार्यात्मक और व्यावहारिक दक्षताओं को बढ़ाने के सरकार के उद्देश्यों का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO से हट गया है? इसका आंसर है ए, रूस। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO से हट गया है। UNWTO ने 27 अप्रैल 2022 को यूक्रेन पर हमले को लेकर मॉस्को की सदस्यता को निलंबित करने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले यह जानकारी दी है। रूस का निलंबन तुरंत प्रभावी हो गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो उत्तरदायी, धारणीय और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में स्थित है। UNWTO पर्यटन के लिए वैश्विक आचार संहिता के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है ताकि इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए पर्यटन के सामाजिक आर्थिक योगदान को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? दिसंबर 2024 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के जरिए रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी जमानत के सस्ता ऋण दिया जा रहा है। इस योजना में ऋण देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। यह योजना जून 2020 में शुरू हुई थी। उस समय छोटे व्यापार पर महामारी और संबंधित स्थितियों का दबाव रहा, जिसके कारण पैदा होने वाले हालात बेहतर नहीं हो सके थे, इसलिए योजना का प्रस्तावित विस्तार जरूरी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? आंसर है डी, सुखोई 30। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विमान से लॉन्च योजना के अनुसार हुआ और मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में निर्धारित लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की गति से उड़ान भरती है। मिसाइल के उन्नत संस्करण की सीमा को मूल 290 किलोमीटर से लगभग 350 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। यह पहली बार है जब सुखोई 30 MKI विमान से मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण को लॉन्च किया गया है। इस परीक्षण के साथ भारतीय वायुसेना ने बहुत लंबी दूरी पर भूमि समुद्र के लक्ष्य के खिलाफ Su-30 MKI विमान से सटीक हमले करने की क्षमता हासिल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। राजीव कुमार 15 मई 2022 को अपना कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 14 मई 2022 को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस वक्त तक होता है। राजीव कुमार का जन्म फरवरी 1960 को हुआ है, इसलिए उनका कार्यकाल साल 2025 तक
है, अर्थात अगले विधानसभा चुनावों से लेकर साल 2024 के आम चुनाव तक राजीव कुमार ही की देखरेख में ही होने हैं। वे 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? रनिल विक्रमसिंघे। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। विक्रमसिंघे पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद नए प्रधानमंत्री बने हैं। इस बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर 17 मई 2022 को संसद में चर्चा होगी। श्रीलंका में भीषण आर्थिक संकट के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी है। 9 अप्रैल से पूरे देश में हजारों प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के पास महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए धन नहीं है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे हैं। देश में ईंधन, दवाओं और बिजली की आपूर्ति में भारी कमी है। आज की हमारी टेस्ट सीरीज यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।